चलिए चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। बहुत सारे जो हैं ख़त्म हो गए हैं, 3 क्लास ख़त्म हो चुके हैं और यह चौथा क्लास है। तो आप लोग कैसे हैं बता दीजिए कि बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, ठीक ना। तो मस्त हैं, तो अब हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ते हैं और कल से जो है करेंट अफेयर्स भी चलना चालू हो जाएगा। कल या परसों से करेंट अफेयर्स चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि बोले थे कि 2 क्लास में ही करेंट अफेयर्स को समाप्त कर देनी है। और अभी जो है फिलहाल एग्ज़ाम चल रही है BSPHCL विद्युत विभाग का, तो उसमें जो है कि उसमें भी कुछ जीके पूछती है और जो जीके जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड जीके जो है वहाँ भी पूछ रहा है। तो यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, इससे ज़्यादा जीके नहीं पूछ सकता है। तो आइए अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज जो होगा चौथा सेट होगा, ठीक ना। तो पहला बता दीजिए आप लोग, पहला बता दीजिए आप लोग। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे। टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक कब बने थे, ठीक ना। तो पहले जान लीजिए कि मैसूर में जो पहले जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे हैदर अली। हैदर अली ने पहले मैसूर के स्थापना किए थे और हैदर अली जिस समय शासक थे उससे पहले जो है कर्नाटक में युद्ध चल रहा था और कर्नाटक में युद्ध के लेकर के हैदर अली ने इधर शांत विचार के थे, लेकिन अंग्रेज जो है किसी को बैठने देने वाला कहाँ था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैसूर के संस्थापक कौन थे। मैसूर के संस्थापक आप लोग बता दीजिए। अभी बताए हैं मैसूर के संस्थापक हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। और तो उस समय जो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और जब कर्नाटक और अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा था तो उसको हम लोग आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से मैसूर और अंग्रेज के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको हम लोग क्या चीज़, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बताइए कि सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो पहला आंग्ल मैसूर कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था और किनके बीच हुआ था? तो इसमें हैदर अली और किनके बीच, हैदर अली और किनके बीच चला था? अंग्रेज के बीच चला था और अंग्रेज के बीच चला था। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जानते हैं कि पहले किसी से जब अंग्रेज युद्ध करता है ना, तो पहले उसे जांचता है कि इसको पानी कितना है। तो सबसे पहले अंग्रेज हल्का युद्ध करता है। हल्का युद्ध किया, उसके बाद जान गया कि हमरा से तगड़ है कि कमज़ोर है। अब जाना कि पहले युद्ध में हार गया अंग्रेज, हारला के बाद फिर वो सोचता है ना कि अब इसको इतना पानी है, अब इसको तो हम लोग पानी नापेंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर दूसर का युद्ध चालू करता है और दूसर का युद्ध में ज़्यादा चांस रहता है कि अधिकतर युद्ध में अंग्रेज जीत गया है। पहला युद्ध में हारा है और दूसर का में अंग्रेज जो है कि काम होता है कि जीत जाता है, ठीक ना। तो प्रथम ये जो चला था 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक, इसमें हैदर अली जीत गए थे। क्या चीज़? हैदर अली जीत गए थे। और अंग्रेज ऐसा था ना, ऐसा अंग्रेज था कि अगर जो किसी से हार जाता था ना, तो अंग्रेज बड़ी तेज दिमाग के था, वो गोड़ हाथ पर करके उसको माफ़ी मंगवा देता था। और ये जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हैदर अली जीत गए, अंग्रेज हार गया, तो उसके बाद तो समझौता तो होगा। तो उसके बाद समझौता हुआ, तो कौन सा समझौता हुआ जो आप लोग बता दीजिए, समझौता कौन हुआ? ये भी पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौता के तहत समाप्त हुआ। तो कहाँ के समझौता के तहत समाप्त हुआ, आप लोग बताइए। तो मद्रास में एक समझौता हुआ, मद्रास के समझौता द्वारा इसको जो है समाप्त किया गया। मद्रास के समझौता द्वारा। कहाँ समझौता हुआ? मद्रास। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? तभी तो हैदर अली मरा नहीं, फिर अंग्रेज तैयार है लड़े लगी। बोले थे कि अंग्रेज एक बार हारता है उसके बाद दूसरा बार भी वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी हारा नहीं, हारा, और उसके बाद हैदर अली तो अभी जिंदे है, तो युद्ध होना तय है, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि हम पूरा भारत पर शासन करें, और पूरा भारत पर शासन करने के लिए हर जगह के राजा को हराना पड़ेगा। तो दूसरा युद्ध तो होना चालू है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ? फिर हैदर
हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। इस बार जो है अंग्रेज जीत गया। अंग्रेज क्या हुआ? जीत गया। और उसके बाद जो है कि हैदर अली को मार दिया गया। हैदर अली को मार दिया गया। ये जानता है अंग्रेज कि सांप के छोड़ेंगे तो ढेर बच्चा पैदा करेगा, तो सबसे पहले हमको सांपे के काहे नहीं मार देना है कि अगर जो सांपे के मार देंगे तो कोई डस ही वाला नहीं रहे। तो हैदर अली को मार दिया। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला ये बता दीजिए आप लोग। तो चला 1780 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक। कब तक चला? 1780 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक। आई कौन समझौता के तहत समाप्त हुआ? समझौता बता दीजिए। तो अब तो मर गया, तो अब देखिए जैसे कि हम मर गए तो हम चाहेंगे ना कि अब दूसरा मैसूर युद्ध हो रहा है। पहला में कर्नाटक हार के आया है, वहाँ जितना भी अंग्रेज से हारा है उसको मारिए दिया है। तो इसने एक काम किए कि अपना बेटा को गद्दी पर बैठा दिए। अपना बेटा को गद्दी पर बैठा दिए कब? 1782 ईस्वी में। 1784 ईस्वी तक चूंकि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इसीलिए 1782 ईस्वी में ये अपना बेटा को बैठा दिए। और इनका हैदर अली के बेटा का क्या नाम था? टिप्पू सुल्तान। क्या चीज नाम था? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान। और यही एक जो BSPHCL का एग्जाम हुआ है उसमें से यह पूछा था पहला क्वेश्चन, जीके उसमें आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था। आज का पेपर है, आज का 11 जुलाई न है, 11 जुलाई का पेपर है। और 11 जुलाई के पेपर में ही पूछा है क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था आज का BSPHCL में। तो 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला था, ठीक ना। और बताइए, तो इन्होंने दूसरे युद्ध जब लड़े थे आंग्ल मैसूर युद्ध तो अपना बेटा टिप्पू सुल्तान के गद्दी पर कब बैठाएं? 1782 ईस्वी से 1782 ईस्वी को बैठाएं। चूंकि 1780 से 1784 ईस्वी तक युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध में कौन जो है, उस युद्ध में हैदर अली मारे गए और समझौता हो गया। कौन समझौता? मैंगलोर के समझौता। मैंगलोर के समझौता। कौन समझौता हुआ? मैंगलोर। मैंगलोर के समझौता के तहत समाप्त हो गया। अब समझौता क्यों हुआ? क्योंकि इसका बेटा तैयार है गद्दी पर बैठने के लिए। तो गद्दी पर बैठा तो अंग्रेज सोचा ना कि इसको हम जो है अपना कब्जा में कर लेते हैं और अपना कब्जा में करने के बाद इस पर भी हम अधिकार करेंगे। तो अब हुआ कि टिप्पू सुल्तान एक योग्य शासक था। वो राजा को, वो प्रजा को अपना खुश रखता था, वो सब बहुत दान उन करता था। उसके शासनकाल में कोई भी प्रजा गरीब नहीं थे। तक ही काम हुआ कि सोचा कि हम अपना में इसको मिला लेते हैं, लेकिन वो मिला नहीं पाया। फिर वो जवान हो गया टिप्पू सुल्तान और फिर से क्या चीज़? आंग्ल मैसूर युद्ध करने के लिए चालू हो गया। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किसके किसके बीच? टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या चीज? अंग्रेज जीत गया और टिप्पू सुल्तान हार गया। अंग्रेज कौन हो? अंग्रेज जीता और टिप्पू सुल्तान हार गया। यह युद्ध चला था 1790 ईस्वी से लेकर के 1790 ईस्वी से लेकर के 92 तक चला था। कब तक चला था? 92 तक। लेकिन टिप्पू सुल्तान हार गए। तो अंग्रेज कहा ना कि अब तुम एक काम करो, तू तो युद्ध हार गया, ये जो जीवन दान दिए हैं तुमको हमारे वजह से जीवन दान है, तो तू जो है तू राजा, तुम मैसूर के तू ही रहना, लेकिन ये यहाँ जो शासन है वो हमारे अनुसार चलेगी। लेकिन टिप्पू सुल्तान कहाँ मानने वाले थे। फिर इन्होंने घूम रहे हैं, फिर ताकत अपने आप को ताकतवर बनाए। अब फिर ताकतवर बनेला के बाद फिर की काम किए कि इन्होंने, अब अंग्रेज जीता है तो समझौता तो होना है ही है। तो तीसरा समझौता हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का समझौता जो हुआ, कौन सा समझौता हुआ है? समझौता हुआ है श्रीरंगपट्टनम का समझौता। श्रीरंगपट्टनम का समझौता हुआ। और उसमें क्या चीज़ हुआ? उसमें क्या चीज़? अंग्रेज जीत गया और टिप्पू सुल्तान हार गए थे। फिर इन्होंने किया कि एक युद्ध हम और लड़ सकते हैं। अभी कहाँ योग्य शासक थे, वीर शासक थे, कहाँ अंग्रेज के शासन करने वाले दिए। फिर वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें टिप्पू सुल्तान और फिर अंग्रेज के बीच। टिप्पू सुल्तान और किसके बीच हुआ? अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के बीच। और अंग्रेज इसमें फिर जीत गया और टिप्पू सुल्तान क्या चीज़ हो गए? मारे गए और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और कब हुआ था? कब हुआ ये युद्ध हुआ? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टिप्पू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। और यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था? 1799 ईस्वी में। अब हुआ कि
अब 4 गो एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया, टीपू सुल्तान भी मारे गए, अब कोई बचा नहीं था, कोई बचा नहीं। इसके बाद तो कोई अब टीपू होकर उनकर शासनकाल में कोई बचबे नहीं किया, तब कोई समझौता होगा। अब फिर अंग्रेज किससे समझौता करेगा? किसी से नहीं। तो चौथा में कोई समझौता ही नहीं हुआ। पहला समझौता मद्रास के समझौता द्वारा समाप्त किया गया। कब से कब तक चला था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। फिर उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें हैदर अली मारा गया और अंग्रेज जीत गया। 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक चला और इसमें मद्रास के मंगलौर के समझौता द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। फिर 1782 ईस्वी में ये इन्होंने अपने बेटे को क्या चीज गद्दी पर बैठाए थे। 1780 से 1784 ईस्वी तक दूसरा चला था, हैदर अली मर गए। फिर 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी तक तीसरा चला था आंग्ल मैसूर युद्ध और इसमें टीपू सुल्तान हारे थे। फिर इसका समझौता हुआ था श्रीरंगपट्टनम का समझौता। और एक क्वेश्चन और पूछ देता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान मर गए थे 1799 ईस्वी में। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? जैकोबियन क्लब, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा हाँ, तो अच्छा जैकोबियन क्लब टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच चला था, ठीक ना। टीपू सुल्तान की जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान किए थे। और टीपू सुल्तान क्यों किए थे? क्योंकि उधर फ्रांस से युद्ध चल रहा था अंग्रेज के, तो वहाँ से जितने भी बर्बरता के थे और मैसूर का राजधानी उस समय रंगपट्टनम था, इन्होंने अपने राजधानी में क्या चीज़ बुलाए, वहाँ के जितने भी बर्बरता थे फ्रांस के उसे बुलाया और अंग्रेज से बदला लेना फ्रांस वाले भी चाहते थे और टीपू सुल्तान भी चाहते थे। तो दोनों बदला लेकर के क्या क्या हराना चाहते थे, किसको? अंग्रेज को। लेकिन अंग्रेज हारा नहीं, अंत में टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारा गया था। तो ये भी पूछ देगा आपको कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की है? तो जैकोबियन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना टीपू सुल्तान किए थे। अब बता दीजिए टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? बताए हैं अभी, कब बने थे? बताएं ना या कि 1782 ईस्वी में इनके पिताजी इनको बैठा दिए थे गद्दी पर। कब? 1782 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से एक का क्वेश्चन को जो है हम लोग ज़्यादातर सोल्व करेंगे, ठीक ना। अब बता दीजिए भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन है? अब बताइएगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन है? तो विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन है? विलियम एमर्सन। विलियम एमर्सन है कौन? विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार। अब बताइएगा भारत में जो संसद भवन, पुराना संसद भवन है, कौन? पुराना संसद भवन। पुराना संसद भवन के वास्तुकार कौन है? पुराना संसद भवन के कौन है? एडविन लुटियन। एडविन लुटियन। एडविन लुटियन। और राष्ट्रपति भवन के भी कौन है? राष्ट्रपति भवन के कौन है वास्तुकार? जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी कि जो नक्शा तक्शा बनाता है ना, उसी को हम लोग वास्तुकार कहते हैं। तो इन्होंने क्या चाहिए? एडविन लुटियन जो है संसद भवन का भी निर्माण करवाया था और राष्ट्रपति भवन का भी करवाया। लेकिन एक बात और ध्यान में आप लोग लिखिए, नया संसद भवन बना है भी, हाल फिलहाल में नया संसद भवन बना है ना, तो नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये तो क्वेश्चन पूछेगा। नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है बताइए तो? बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। पटेल। कौन कंपनी बनवाए हैं? तो टाटा कंपनी बनाया है। कौन कंपनी बनाया है? टाटा कंपनी बनाया है इसको, नया संसद भवन को। और आप लोग एक चीज़ और बता दीजिए इसमें, हाँ, कोलकाता बताइए, एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है? पश्चिम बंगाल की राजधानी,
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता बताइए कि जनसंख्या के दृष्टि से कैमा राज्य है? जनसंख्या के दृष्टि से कैमा राज्य है कोलकाता, आप बताइए। चूंकि ये तो पूछता है जनसंख्या के दृष्टि से कैमा राज्य है, तो जनसंख्या के दृष्टि से कैमा राज्य है, बताइए आप लोग जल्दी। जनसंख्या के दृष्टि से यह चौथा राज्य है। कैमा राज्य है? चौथा राज्य है, चौथा राज्य है। और बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से कैमा राज्य है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से यह 13वां राज्य है। अब चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के भी पूछेगा, तो अब बताइए बिहार जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से कैमा राज्य है? क्षेत्रफल के दृष्टि से कैमा राज्य है? 12वां राज्य है। कैमा राज्य है? 12वां राज्य है, 12वां नंबर पर है क्षेत्रफल के दृष्टि। और बताइए जनसंख्या के दृष्टि से कैमा राज्य है? 2011 की जनसंख्या से बताइएगा। जनसंख्या दृष्टि से कैमा राज्य है? तीसरा। प्रथम नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर जनसंख्या के दृष्टि से यूपी। 2 नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। 2 नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? भारत में जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है बताइए? बिहार में जनसंख्या पूछ रहे हैं 10.41 करोड़ पूछ देगा, ठीक ना। अब बताइए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। कितना है? 94,163 किलोमीटर। यह इसलिए लिखवाए हैं कि तबरी बिहार पुलिस जो 27 तारीख का बिहार पुलिस था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। हमरे शिफ्ट में था, ठीक ना। क्या चीज बोले? क्या चीज? हेलो, क्या बोले? हाँ, मतलब कि भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के बिहार का क्षेत्रफल कितना % है बता दीजिए? कितना? 2.86% है। कोई दिक्कत नहीं? अब बता दीजिए तो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी। कौची दिक्कत है आपको? अरे इस वन जानते हैं कौची है, बताइए। हाल फिलहाल में आज जो BSPHCL का एग्जाम हुआ है वहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। BSPHCL पहला क्वेश्चन भी बता दिए और दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से पूछा है। अब बताइए जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। कि अब गुजरात के कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है ये बताइए? हाँ, गुजरात के कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है? गिर में नहीं पाया जाता है सर, बताइए जल्दी आप लोग। क्या चीज? बरबड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य में, बरबड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक ना। इसमें जो है जंगली गधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा। और आज जो BSPHCL में पाया जाता है, गुजरात में एक और अभ्यारण्य पाया जाता है, गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य में जानते हैं एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़? एशियाई शेर के लिए। ये जो आज का क्वेश्चन है BSPHCL का वो है, ठीक ना। आप लोग बताइए कि उड़ीसा में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? हाँ, भूला कैसे गए? बताइए। बिहार का एग्जाम है तो बिहार में बताइए। बिहार में एक कैमूर अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर बहुत ज़्यादा पूछता है। कैमूर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? काली हिरन के लिए। अच्छा सॉरी, रोहतास में पड़ता है। काली हिरन के लिए। किस लिए है प्रसिद्ध? काली हिरन के लिए। और बताइए क्या चीज़ पूछे थे? उड़ीसा वाला बताएं कोई? आप लोग नहीं बताएं, बहुत बढ़िया, बताइए नहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना। और बताइए आप लोग। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी कहाँ है? बिहार में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में है। और बताइए बिहार का कोई अभ्यारण्य बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। विक्रमशिला अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? कुछ दिन पहले बताए थे।
हाँ, कलम का है नहीं बढ़िया चल रहा। विक्रमशिला अभ्यारण्य किस लिए है? डॉल्फिन के लिए। कलम का है नहीं चल रहा है बढ़िया से, 1 मिनट, मच्छर कहीं तो नहीं बैठा है, ठीक ना। तो बताइए जंगली गधा के लिए कौन पा है? तो गुजरात। और गुजरात में ही एक है गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आज के एग्जाम में BSPHCL के एग्जाम है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो देसी साढ़ गांव में पाया जाता है। अरे आशीर्वाद नहीं, रुक गया, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मच्छर कहीं बैठ गया और डिजिटल बोर्ड का। चलिए ठीक है, हाँ। बताइए आप लोग, वित्त आयोग प्रत्येक नियुक्ति होती है, प्रत्येक कितना वर्ष के लिए नियुक्त होती है वित्त आयोग? वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? चुनाव आयोग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? हेलो, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। अरे पूछ देगा, ज्ञानेश कुमार। और बताइए वित्त आयोग अभी वर्तमान में कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। तो इस बात ध्यान में रखिएगा। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। और वित्त आयोग कौन है? NK सिंह। और चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त है, क्या चीज? कौची आप लोग बोल रहे हैं? मुख्य चुनायुक्त, हाँ, वही बोल रहे हैं। अन्य चुनायुक्त के वैल्यू नहीं है, ठीक ना। आप लोग खड़ा क्या है ये बताइए ना, बैठ जाइए। देखिए आप लोग को बता देते हैं, आप लोग सिगरेट पीते हैं ना? लिखल जाता है, जानते हैं, सिगरेट न जो है ना जीवन के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, लेकिन असली हानिकारक कौन है जानते हैं? जो मोहब्बत करे वाला है जे है। ठीक ना। और बताइए, आप लोग बताइए, 1 मिनट। और बताइए, और मत डालने के लिए अधिकार का आयु कितना वर्ष होना चाहिए? मत डालने के लिए 18। शादी करने के लिए? ऐसे कैसे होगा भाई? अपन मन से हम जब चुनाव वोट डालने लगी, मतलब कि इतना बड़ा हम हो गए हैं कि 18 वर्ष में हमें वोट डाल सकते, अपना नेता चुन सकते, तो अपना पसंद के पत्नी का है नहीं, ये तो अनर्थ है। चलिएगा, आंदोलन करे लगे हमारा साथ सब। उसके बाद बताइए, अब गांव में जो चुनाव होता है उसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। और बताइए, विधायक के चुनाव, मुख्य विधायक बनने के लिए 25 वर्ष। और एक बात बताइए आप लोग, क्या चीज बोले? हाँ, अच्छा, तो बहुत बढ़िया, तो खड़ा हो जाइएगा। युवा को जो है आजकल पढ़ा लिखा के खड़ा होना चुनाव में बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ आ गए हैं सब। और बताइए, 1 मिनट, विधायक बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए बताइए, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायके से चुना के मुख्यमंत्री आता है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए बताइए आप लोग, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। और आप लोग बता दीजिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। और बता दीजिए, राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। ये जैसे वो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ देगा, कोई दिक्कत? हाँ, विधान परिषद में भी 30 होना चाहिए।
लीजिए, विधान परिषद के लिए विधान परिषद। अब बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है अभी? कितना? 6 राज्यों में है। देखिए ऐसे नहीं कीजिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नेक्स्ट, और बताइए 2 वर्ष के लिए कोई चीज, कोई किसी का चुनाव होता है 2 वर्ष के लिए? हाँ, 2 वर्ष के लिए जो कोई होते हैं तो बताइए। चुनाव आयोग के अन्य जो होते हैं ना 2 वर्ष। और बताते हैं, जब यूएनओ में कोई भी सदस्य जाएगा ना यूएनओ में, तो उसमें तो 5 गो स्थायी सदस्य है और 15 गो अस्थायी सदस्य है, न मिला के 15 गो होता है, 10 गो है ना, तो 15 गो मिला करके होता। तो उसमें जो चुनाव होता है ना अस्थायी सदस्य के लिए, तो अस्थायी सदस्य के लिए 2 साल के चुनाव होता है यूएनओ में। भारत भी 2 साल के लिए बना था, लेकिन 2023 भारत 2021 से 2023 तक था, लेकिन किसी कारणवश जो है भारत को 1 साल और बढ़ा दिया गया था, 2024 के लिए तक बढ़ा रही थी। पाकिस्तान को छोड़िए ना, वो आएगा चाहे नहीं आएगा। बताइए, भारत में पंचवर्षीय योजना 1990 में केंद्र में तेजी से बदलती राजनीति के हालात के कारण शुरू नहीं किया गया था। देखिए, जो चुनाव हुआ था 1990 तक ना 7वां पंचवर्षीय योजना चला था, और 7वां पंचवर्षीय योजना चला था ना, उसमें भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, जिसमें कि कुछ भारत में सबसे बड़ा अकाल पड़ गया था। उसके कारण ना 2 साल के लिए ना पंचवर्षीय योजना बना नहीं था, पंचवर्षीयों में छुट्टी चल रही थी। अब छुट्टी चल रही थी तो इसीलिए 1992 ईस्वी से लेकर के 1997 ईस्वी तक जो था 8वां पंचवर्षीय योजना था। कैमा पंचवर्षीय योजना था? 8वां पंचवर्षीय योजना था। और 8वां पंचवर्षीय योजना को हम लोग राजनीतिक किस कारण नहीं शुरू कर पाए थे? 8वां पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष के लिए जो था छुट्टी दिया गया था, तो राजनीतिक में बहुत उथल पुथल आ गई थी। भारत के पास 13 दिन के लिए मात्र खाने का अनाज था। कोई भारत को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। तो हुआ क्या चीज? वैश्वीकरण जो हुआ लागू हुआ था 1991 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय 1991 ईस्वी में? यो ठोकिए माथा, ठोकिए, दिन भर पॉलिटी उलट के पढ़ते रहते। पीवी नरसिम्हा राव कैमा थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कोई दिक्कत? उस समय एलपीजी आया था, ठीक ना, कोई दिक्कत? और तो बाकी पंचवर्षीय योजना हम लोग सब लगभग बता ही दिए हैं। पंचवर्षीय योजना अभी 3-4 दिन से चल रहा है। चौथा क्लास से 4 दिन में पंचवर्षीय योजना लगभग खत्म हो गया। सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना बताइएगा कब से कब तक चला था? 2012 ईस्वी से लेकर के 2017 ईस्वी तक। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना चला ही नहीं, इसके बाद चला ही नहीं। और एक बात आप लोग को और पिछले क्लास में बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? 5वां पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। एक पंचवर्षीय योजना आप लोग को और बताए थे कि जिसमें काम के बदले अनाज की बात कही गई थी कि काम के बदले अनाज हम देंगे। तो वो किस पंचवर्षीय योजना में बात कही गई थी काम के बदले अनाज? कोई आइडिया नहीं। 10वां पंचवर्षीय योजना था जो 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक चला था। उसमें कहा गया था कि उसमें लाया गया था काम के बदले अनाज। और एक काम के बदले अनाज जो मॉडल है कहाँ से लाया गया है ये बताइए तो आप लोग? रूस के संविधान से लाया गया। कहाँ के संविधान से लाया गया? रूस के संविधान से लाया गया है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप लोग बता दीजिए। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया था। और ये सॉरी जहांगीर द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया था। गुरु अर्जुन देव को काहे बंदी बनाए थे ये आप लोग जानते हैं? देखिए, मुगल वंश में जो था ना, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? कौन बताइएगा? हाँ, बाबर। बहुत बढ़िया। बाबर के बेटा कौन हुए? हुमायूं के बेटा, अकबर के बेटा,
बस जहांगीर, जहांगीर तक चल आइए। जहांगीर के समय में ना अर्जुन देव थे जना, अर्जुन देव सिख धर्म के गुरु थे और इन्होंने की काम किए जब हुआ चल रहा था युद्ध मुगल वंश में, किस लिए? सत्ता के लिए। तो सत्ता के लिए युद्ध में चल रहा था, तो एगो उनकर बेटा था ईमानदार खुसरू। खुसरो अमीर खुसरू नहीं, कोई खुसरो थे, तो खुसरो से सीधे याद रखिए ना, खुसरो ईमानदार थे। उन्होंने की काम किए कि वो भी हिस्सा के लिए लड़ रहे थे कि हमको भी हिस्सा चाहिए अपने दरबार में। तो कौन? जहांगीर के भाई नहीं थे, जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर इनको खोज रहा था, मारे लगी। किस लिए मारे लगी? खोज रहा था, और ये अर्जुन देव के पास चला गया। अर्जुन देव इनको संरक्षण दिए, और अर्जुन देव के इसी कारण से है जहांगीर ने बंदी बना करके हत्या कर दिया था। क्या कौन कर दिया था? हत्या कर दिया गया था। एक और बताइए, औरंगजेब भी एगो गुरु के हत्या किए थे। वो कौन गुरु थे? तेग बहादुर को हत्या कौन किए थे? जहां औरंगजेब किए थे। तेग बहादुर की हत्या कौन किए थे? औरंगजेब किए थे। और ये तो किए थे, किस लिए किए थे? ये उत्तराधिकारी खुसरो के सहयोग जो किए थे अर्जुन देव, इसलिए मारा गया। तो हो सकता है कि बिहार पुलिस में ये भी पूछ दे कि औरंगजेब जो तेग बहादुर के मारे थे वो किस लिए मारे थे, ये तो भी पूछ सकता है। तो ये इसलिए पूछ सकता है ना, क्योंकि ये पूछा है तो वो भी पूछेगा। तो इस्लाम धर्म को कबूल करवाना चाहते थे कौन? औरंगजेब। और जो तेग बहादुर जो थे इस्लाम धर्म को मानने से लिए इनकार कर दिए, इसी कारण से जो है तेग बहादुर को हत्या कर दी गई थी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, ये भी बता दीजिए आप लोग। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के तो कुल जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय किए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1828 ईस्वी में जानते हैं कि किए थे। लेकिन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए आप लोग। नहीं, वो किए थे आदि ब्रह्म समाज के, तत्वबोधनी समाज की स्थापना किए थे। डेटवा बता दे लीजिए, 78 में हुआ था। अब बता दीजिए आप लोग, क्या चीज बताइए। दिमागे में नहीं आएगा जो किए थे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनको आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय के। पूछ देगा अगर जो क्वेश्चन में, आधुनिक भारत के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। और पूछ दे कि आज़ाद भारत का निर्माण में किसका अहम योगदान है, तो किसको योगदान है आज़ाद भारत के निर्माण में? नहीं जानते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। काहे कि वह भारत के पास जब अंग्रेज छोड़ के गया था तो भारत के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो इसीलिए कहते हैं हानिकारक से दूर रहिए, सिगरेट पीजिए चलेगा लेकिन मोहब्बत से दूर रहिए, ठीक ना। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। 1772 ईस्वी में। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। अब बता दीजिए, कुछ हंस रहे हैं आप लोग, कोई बात है कि? राजा राम मोहन रॉय एगो स्थापना बहुत चीज के किए हैं। बताइए कि वेदांता कॉलेज की स्थापना कब किए हैं? बहुत बढ़िया। वेदांता कॉलेज की स्थापना कब किए हैं? वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किए हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किए हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किए हैं। उसके बाद बता दीजिए, राजा राम मोहन रॉय के आत्मीय सभा की स्थापना भी किए हैं। वो आत्मीय सभा की स्थापना कब किए हैं? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। और बता दीजिए, वेदांता कॉलेज हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए हैं? 1828 में। और मर कब गए हैं, मृत्यु कब हुआ है? 1833 ईस्वी में। अब देखिए, अब यहाँ से खेला चालू होगा।
जब ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए, उसके बाद तो ब्रह्म समाज चल रहा था। उसके बाद ब्रह्म समाज चलते चलते की हुआ कि राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई। अब इनको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ब्रह्म समाज। तो आए कौन जानते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर आए और 1888 ईस्वी से 1833 ईस्वी से चलते आ रहे थे। और इन्होंने काम किया, ब्रह्म समाज के तो ये अगुवाई कर ही रहे थे। और अगुवाई करते करते इनको दिमाग में आया कि एक सभा की और स्थापना किया जाए। और इन्होंने क्या चीज 1839 ईस्वी में, तब 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ है? 1839 ईस्वी में। उसके बाद चलता गया फिर की हुआ कि ब्रह्म समाज अभी तक चल रहा था। अब ब्रह्म समाज के दो भागों में बट गया। कौन भागों में? ब्रह्म समाज है जो है दो भागों में बट गया। और ब्रह्म समाज दो भागों में जब बटा ना, तो ब्रह्म समाज दो भागों में बटने का कारण था, देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे ना कि ब्रह्म समाज की जो है ना समाजीय, ये जो समाज है कि अभी विदेश तक भी फैलना चाहिए इसका प्रचार प्रसार। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो कहें कि नहीं, कि ब्रह्म समाज सिर्फ भारत तक ही होना चाहिए। तो दो भागों में बट गया। एगो हो गया आदि ब्रह्म समाज, एगो हो गया सोझे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज एगो कौन? आदि ब्रह्म समाज, एगो ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के स्थापना कर दिए कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज के स्थापना कर दिए केशव चंद्र सेन। नहीं, हाँ, ब्रह्म ये दो भागों में बटा था तो स्थापना नहीं किए थे, अभी चल रहे थे। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अब हुआ कि इन्होंने 1800, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, सही है जो भी बोल रहा है। इन्होंने फिर एक 1872 ईस्वी में ना नेटिव मैरिज एक्ट लाए थे। कब? 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट भी पूछता है कि कब आया था और किसने लाए थे। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन लाए थे। और इसमें कहा गया था ना कि लड़की का जो विवाह है ना, लड़की का विवाह 14 साल में होनी चाहिए, चूँकि पहले जो विवाह होता था लड़की को 12 साल में। तो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लाया गया कि लड़की का विवाह होना चाहिए अब 14 साल में, लड़का का विवाह होना चाहिए कितना साल में? 18 साल में। हाँ, 18 साल में। 18 साल में फिर क्या हुआ ना कि ये अपने पुत्री के विवाह ही कर दिए थे 12 साल में। तो ये खत्म। अब ब्रह्म समाज के लिए तो अब लड़ाई चालू हो गया। फिर की हुआ कि फिर दो भाग में ब्रह्म समाज ये जैसे फिर दो भाग में बट गया। एगो बट गया क्या चीज? साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। आ एगो रह गया कौन? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। अब ये बटा था कब? 1878 ईस्वी में। कब बटा था? 1878 ईस्वी में। और साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना बन गए थे आनंद मोहन बोस। कौन बने थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में किए। और उसके बाद ब्रह्म समाज के रह गए कौन? केशव चंद्र सेन। तो यही पूछा है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1878 ईस्वी में। और किसने किए? आनंद मोहन बोस। किसने किया? आनंद मोहन बोस। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। क्या चीज? आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में, 66 में है। ये जो दो भाग में बटा था ना वो 1866 ईस्वी में था। दो भाग में बटा था, कब बटा था? 1866 ईस्वी में। और कोई डाउट है? नहीं। तो इसी प्रकार से चलता गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। ये तो बताइए दिए, दोबारा आ गया। ठीक, ये वाला बता दीजिए क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो कई पिछला सेट में भी बता दिए थे, गलती से ही आया गया है। ठीक ना? खुदाई का खिदमतगार का संस्थापक कौन थे?
हाँ, खुदाई के खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गाफार खान थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यही एकमात्र भारत से बाहरी व्यक्ति थे जिनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक ना। और सैयद अहमद खान के बारे में कुछ जानते हैं? इलाहाबाद के संस्थापक थे। इलाहाबाद के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी स्थापना यही किए थे, ठीक ना। मौलाना आज़ाद के बारे में जानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। अब बताइए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, एक मिनट। पाकिस्तान का पिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जी ने किए थे। लेकिन सबसे पहले बताइए कि अलग पाकिस्तान के मांग कौन किए थे? ये भी तो है, अलग पाकिस्तान के मांग तो कोई करबे किए थे। ये बता देते हैं, ये नहीं बताएंगे कि क्या किए थे। ये बता देते हैं 1930 ईस्वी के जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उसमें अलग पाकिस्तान के मांग किया गया था और उसमें 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था। और किसने दिए थे ये बता दीजिए। वो भारत के लिए भी बहुत काम किए हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे ये बताइए? भगत सिंह दिए थे। इकबाले जो है 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कुल जानता है, इसको हम लोग जानने से कोई ज़रूरत भी नहीं है कि संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। कौन सी? 86वां संविधान संशोधन, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। कैमा मौलिक कर्तव्य है? 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था बता दीजिए? 2002 ईस्वी में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। उसके बाद आप लोग बता दीजिए एक बात और कि शिक्षा के अधिकार जो था 86वां जो लागू हुआ था, उसमें बता दीजिए आप लोग कि कितना वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई थी? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई थी, मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई थी। और इसको कैमा अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो इसमें अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कैमा में 21 के अनुच्छेद 1 में जोड़ा गया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एरा से ज़्यादा एरा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब पूछेगा तो पीछे बता दिए। हाँ, क्या जी? अनुच्छेद 45 है। अब बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों की समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन राज्य के 7 बहन है? 7 सिस्टर के नाम जानते हैं ना? पूर्वोत्तर भारत में जितना भी राज्य है उसको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन 7 सिस्टर में नहीं है? तो बता दीजिए 7 सिस्टर में कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और कोची। मिजोरम के बाद क्या चाहिए? मणिपुर और मणिपुर के बाद नागालैंड 7 को पूरा, 3 2 5 1 6। एगो और कौन है बता दीजिए? अरुणाचल प्रदेश, AP। देखिए इसमें सिक्किम बजवे लगी दे देता है कि सिक्किम 7 सिस्टर में आता है कि नहीं, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो सबसे साक्षरता दर है जो मिजोरम और त्रिपुरा का है, उसमें से किसका है? मिजोरम और त्रिपुरा के हैं। और कोई दिक्कत? और बताइएगा भारत में साक्षरता दर का कितना % है? बताइए, एग्जैक्ट बताइए। भारत में साक्षरता दर कितना है?
74.04%। बिहार में साक्षरता दर 61.8%। क्या चीज 61.1%। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बता दीजिए। हाँ बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने कृषि विकास के लिए दीवान एक कोही नामक नया विभाग बनाया था? ये इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि पागल हो गया है पढ़वे वाला। दीवान ओ सबसे पहले ये पूछ देगा ना, दीवान ओ कोही जो विभाग है किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो पूछ देगा तो ये बता दीजिएगा कृषि से संबंधित है। एक और शुरू किया था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज बताइएगा। दो ये इम्पोर्टेंट है। दीवान ए अर्ज किसके लिए है बताइएगा आप लोग? तो इस सैन्य विभाग के लिए है। किसके लिए है? सैन्य विभाग के लिए। सैन्य विभाग के लिए दीवान ए अर्ज किसके लिए है? सैन्य विभाग के लिए। और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो स्टार्ट किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कोई देख इल्तुतमिश के दामाद थे किनकर बताइए तो? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाए थे? स्टार्टिंग ने शुरू को और अंतिम कौन के? इल्तुतमिश। चालीसा दल के शुरुआत किसने किए थे? इल्तुतमिश। क्योंकि चालीसा दल के स्वयं जो थे ना। नेक्स्ट बताइए तो आप लोग। ओहो मौर्य समाज। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस काल के बीच शासन किया था? बताइए आप लोग। ये इतना टाइट है ना, इसे इसको रखे। बताइए आप लोग। सबसे पहले जान लीजिए कि किस वंश के शासक हैं? मौर्य वंश के। मौर्य वंश के। मौर्य वंश के शासक। अब बताइए आप लोग मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दीजिए आप लोग। ये शासन कब से कब तक किए हैं? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य शासन कब से कब तक किए हैं? नहीं जानते हैं। 322 ईस्वी से लेकर के 297 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद बता दीजिए। और इनकर बेटा कौन हो गए? अब इनकर बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार कब से कब तक शासन किए थे? 297 ईस्वी से लेकर के 273 बीसी तक। उसके बाद इनकर बेटा कौन थे? अशोक। अशोक कितना कब से कब तक शासन किए थे? अब बताइए। अशोक जो है ना गद्दी पर कब बैठे थे जानते हैं? 271 ईस्वी। गद्दी पर नहीं, इनको मात्र एक राज्य का ना राजा बना दिया गया था 271 ईस्वी में। लेकिन इनको पूर्ण रूप से क्या चीज बोले? उधर नहीं, अवंती के नहीं बनाया गया था, बताते हैं ना। उधर लाहौर दने वो क्षेत्र है, ध्यान में नहीं आ रहा है। वहाँ के इनको पहले जो है ना राज्यपाल के गवर्नर बनाया गया था, राज्यपाल। उसके बाद जो है इनको बना दिया गया था पाटलिपुत्रा के राजा, मगध का राजा बना दिया गया था इनको। और ये चले थे जानते हैं 269 ईस्वी से लेकर के। क्या चीज आप लोग गप कर रहे हैं ये बताइए पहले। आए वो कहानी में 232 ईस्वी तक। तो ये कब से कब? 269 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी तक। लेकिन मौर्य वंश जानते हैं कब से कब तक? 322 ईस्वी से 158 ईस्वी तक चला था। 198 बीसी तक चला था। तो ये जो बाकी जो राजा बना ना, आए बाएं राजा बन के चलिए। इसके बाद कुणाल भी राजा बने थे। अशोक के पुत्र थे कुणाल, वो भी राजा बने थे। लेकिन उसके बाद उतना प्रतापी राजा बने नहीं कि उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सम्राट अशोक तक बढ़िया राजतंत्र चला, उसके बाद राजतंत्र चला नहीं था। ये जानते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले थे, ये अजीबक संप्रदाय के मानने वाले थे, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने शिलालेख कितना, अभिलेख कितने लिखे हैं? इसमें 13 वो अभिलेख टोटल लिखे हैं।
हाँ सॉरी 14 अभिलेख लिखे हैं। कलिंग के चर्चा कैमा अभिलेख में है, कलिंग के चर्चा 13वां अभिलेख में है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद इन्होंने कहे कि अब युद्ध तुद्ध नहीं करना है, हमारा राजा के काम है, युद्ध नहीं कीजिएगा तो आप राजा कैसे रहिएगा। तो युद्ध खत्म, राजा खत्म। फिर उसके बाद तब पर भी अब हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना थोड़ी है भूल गया। इसलिए जब तक ये जिंदा रहे, जब तक कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, ये जैसी मरे कुल्हे ऐसी ढर मना के खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए, ये तो अब हौला है, अब इहो नहीं बताइएगा तो ये अमित बताएंगे स्पेशल। बताइए आप, प्रयास कीजिए। मणिपुर के राजधानी कोई, बाप रे बाप, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। एक मिनट इधर बताइए, शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय का शिलोंग किसका है? मेघालय का। सोझे याद कीजिए ना, सोनम की राजधानी है। सोनम कहाँ ढकेली है? सिलवासा में ढकली है। शिलोंग, सिलवासा किसकी राजधानी है? जय हिंद है, राजधानी है। किसका राजधानी है? दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन है? दादर नगर है। बाप रे, आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब बताइए कि राजधानी नहीं याद है अभी तक कौचित है। हाँ, दादर नगर हवेली के। कवर्ती किसकी राजधानी है? कवर्ती, हाँ बताइए ना, लक्षद्वीप की राजधानी है। और आप लोग एक राजधानी आप बता दीजिए, अंडमान निकोबार की नया राजधानी बनाई, बता दीजिए कि कौन है। पहले तो पोर्ट ब्लेयर कुल जानता है अंडमान निकोबार की राजधानी है, लेकिन नया राजधानी की है सचिन? 13 सितंबर 2024 ईस्वी को बना है। पूछ देगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। कोई दिक्कत? वाह, ये तो कुल्हे हिलाई ले, गर्दा मचैले। ऐसे याद कीजिएगा तो कैसे बिहार पुलिस होगा। हम सोचे थे कुल लेके एक कैमरा ये जबरी लाना है, आप लोग बैक में जा रहे हैं। ये ऐसा काम कीजिए कि जितना बैठल है ना, ये जा पर अटिए कम से कम नहीं टूट जाए। 2-4 को बेंच बाद में लगेगा। बताइए कि अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन युद्ध की तुलना नवीनतम है? नवीनतम सबसे नया युद्ध कौन है? वाह, सो नाइस। नवीनतम मने होता है नया, तो यानी कि सबसे बाद में कौन लड़ा गया ये बताइए। या बताते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। लेकिन हाँ सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और वहीं से जो हुआ था, मुगल वंश के स्थापना भी हुई थी। और लोदी वंश खत्म हुआ था दिल्ली में और मुगल वंश आया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो चला था 1556 ईस्वी में, कब चला था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। उसके बाद बताइए कि इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बताइए आप लोग। क्या चीज है? बताए ने। अब बताइए, थानेश्वर का युद्ध कब से कब तक चला था? 1567 ईस्वी में लड़ा गया है। तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया है? 1576 ईस्वी में लड़ा गया है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? हाँ सॉरी, 1576 में हल्दी घाटी लड़ा गया था। कब में? 1576 में। और तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था ये बताइए। बस एक के पहले हुआ था 75 में। तो बताइए सबसे नवीनतम कौन है? हल्दी घाटी। और बताइएगा एक चीज और, नया। आप जैसे देखिए कि सबसे नया युद्ध कौन है, तो ये तो पहले चला था कौन? ये कब कने गया? 1567। 1567 ये तो पुराना हो गया। आज से कितना वर्ष पहले चला था? इससे कम से कम तो पहले चला था।
अगर जो पूछेगा आपके वंश में नवा कौन है, नया कौन है आपके वंश में, तो आप नया है। आपके बेटा हो जाएंगे तो आपके बेटा नया हो जाएंगे। तो यानी सबसे बाद में जो युद्ध लड़ा गया था उसको नवीनतम कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, अब बताइए कि अकबर एगो धर्म के स्थापना किए थे। कौन धर्म के स्थापना किए थे? दीन ए इलाही धर्म। बहुत बढ़िया, दीन ए इलाही धर्म। कब किए थे स्थापना दीन ए इलाही धर्म को? बताइए बताइए तो जल्दी। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी। 1582 में। और अकबर ने जजिया कर समाप्त किए थे। जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किए थे। और जजिया कर दोबारा लागू करने वाला राजा कौन थे? औरंगजेब, जो दोबारा लागू किए। और अकबर झरोखा दर्शन भी शुरू किए थे। अब बताइए तो आप, झरोखा दर्शन क्या है? आए? क्या चीज? देखिए आप लोग अफवाह नहीं फैलाइए कि अकबर जो थे रानी के देखे लगी झरोखा दर्शन शुरू किए थे। उसके बाद अकबर झरोखा दर्शन इसलिए शुरू किए थे ना कि बालकनी में आके, जैसे अभी सलमान खान के बर्थडे रहता है तो बालकनी में आके कुल जनता से मीटिंग वीटिंग करते हैं ना, हाई बाय, इसीलिए झरोखा दर्शन शुरू किए थे कि अकबर बालकनी में आकर कुल से हाई बाय करते थे, मिल उल लेते थे अगर जो मिलना होता था। तो झरोखा दर्शन शुरू करने वाले अकबर ही थे। कोई दिक्कत? जजिया कर समाप्त किए थे अकबर, फिर दोबारा जजिया कर चालू हो गया था, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब बता दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में राष्ट्रीय नेताओं में से किसने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। एक हेलो, लिसन हियर। अब बताइए, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, सुभाष चंद्र बोस दो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन कौन कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे बताइए तो? एगो लिए थे 1937 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। एगो लिए थे 1939 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1939 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और 1539 में कहाँ हुआ था? हेलो, जिसमें कि इस, हेलो सुनिए ना, सुनिए ना इधर, कि 1539 ईस्वी में हुआ था ना, तो इसमें गरम दल के नेता थे महात्मा गांधी, एगो अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे कि हमरो एगो कैंडिडेट रहेगा। सुभाष चंद्र बोस कहे कि हाँ हम अपने ये लड़ेंगे युद्ध। उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और 1939 के त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। और तू पूरा नहीं कर पाए थे त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि युद्ध हो गया था बीच में, और युद्ध के अपने में कांग्रेस के बीच हो गया था। तो इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन में आधे में इस्तीफा दे के भाग गए थे। तो 19 की ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे सुभाष चंद्र बोस? तो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन में? त्रिपुरा अधिवेशन में। आजाद हिंद फौज के भी स्थापना कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस किए थे, लेकिन भारत में नहीं किए थे सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर में किए थे। वो उतना नहीं पूछा है। आप देखिए बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी है। नहीं पूछा अभी तक कोई एग्जामिन। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किए थे बताइए तो? सिंगापुर में इन्होंने किए थे 1943 में, 1943 में। और बताइए भारत में आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे भारत में? रास बिहारी। वाह, उन्नीस सौ 42 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब बता दीजिए इधर 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 बताइए। हेलो, इधर बताइए। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, अमित के सबसे पहले याद है, बता दीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम। हम जानते हैं कि कौन किसको याद है, ठीक ना। हाँ तो बताइए एम कुमार, ये अगर जो सेंस लगा के जवाब दीजिएगा तो आराम से जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सूत्र किस में आता है बता दीजिए। ज्यामिति में आता है।
अर्थशास्त्र के निर्माता कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखे हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य जी कह दीजिए, कोई दिक्कत? बताइए आप लोग। सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? अमित क्रिकेट के बारे में गलती आज तक बोलबे नहीं किए। आए अमित आज तक खेल के बारे में गलती बोलबे नहीं किए हैं कि अमित? बताइए आप लोग कि सीके नायडू ट्रॉफी नहीं सुने आज तक? सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? सीके नायडू। हाँ, अब बताइए फुटबॉल से कौन कौन कप संबंधित है? फुटबॉल। ट्रिक ट्रिक नहीं चलता है, ट्रिक चलेगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है बताइए? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, ऐसे तो ट्रॉफी बहुत है लेकिन सब ट्रॉफी बताएंगे तो पागल है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और बता दीजिए कलिंग कप, कलिंग कप भी इससे संबंध। ये बताइए जे लिख रहे हैं पूछा गया है अभी तक एग्जाम में कि नहीं? कलिंग कप। संतोष ट्रॉफी सबसे ज्यादा पूछा गया है, एसएससी के बंदा है। कलिंग कप पूछा है कि नहीं अभी तक? कलिंग कप पूछा है। फीफा अभी तक पूछा है कि नहीं पूछा है? फीफा कप किससे संबंधित है? फीफा विश्व कप। कप फीफा विश्व कप। अब बता दीजिए आप लोग क्रिकेट से कौन कौन है? क्रिकेट जे पूछा क्रिकेट से कौन है? पहले तो हो गया सीके नायडू। सीके नायडू। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ट्रॉफी, रणजी तो कुल है जानवे करता है। क्या चीज? देवधर ट्रॉफी, मुस्ताज अली ट्रॉफी। अच्छा मुश्ताक अली। अब बता दीजिए आप लोग विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। और बता दीजिए इसमें और पूछता गवास्कर ट्रॉफी। तो वह ना हुआ गवास्कर ट्रॉफी। और बहुते हैं लेकिन एरा से ज़्यादा नहीं पूछता है। और बहुते हैं, एशिया कप है, रणजी ट्रॉफी है, फलाना कप चिलाना कप, इस वन चलते रहता है। और बताइए आप लोग बैडमिंटन से संबंधित बता दीजिए आप लोग। नहीं हुआ छोटा ही। अच्छा एरा ऊपर कर देते हैं। ठीक, अब बैडमिंटन से आप लोग बता दीजिए। ये क्या जी बोले? खिलाड़ी ने बैडमिंटन से बता दीजिए। थॉमस कप बड़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप, ओवरे कप। और कौन कौन है? एक आगो और बताइए तो आप लोग। चैलेंजर कप जानते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट है चैलेंजर कप। और एक वो बता दीजिए, और एक आगो जो इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है। एक और से है दीवान अमृत ट्रॉफी। दीवान अमृत ट्रॉफी, दीवान अमृत है कि अमृत दीवान ट्रॉफी है? अमृत दीवान ट्रॉफी। और बता दीजिए हॉकी से बताइएगा। हॉकी से भी पूछता है। हॉकी एगो तो है ध्यानचंद कप, मेजर ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप,
ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कप। और बताइए आप लोग, मेजर ध्यानचंद का बेलिंगटन कप। आप तो दिन भर पढ़ते रहते हैं बेलिंगटन कप। सन्नी, आप तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। स्टेटिक की हुआ एगो आगा खां कप। देखिए ट्रिक, ट्रिक खत्म हो जाए। इतना कप है कि ट्रिक कैसे बनाइएगा ये बताइए। तो इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये जितना भी फेमस फेमस है ना वो बता दिए हैं। अब ऐसे एक बार याद कीजिएगा तो कर लीजिए। उर्वरक कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चैलेंजर कप, बैडमिंटन कप। थॉमस, बैडमिंटन से थॉमस। रणजी ट्रॉफी, गवास्कर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, कोई बोलबे नहीं करते हैं। क्रिकेट, कलिंग कप, फुटबॉल, कलिंग कप, फुटबॉल। रह दीजिए आप, यहाँ आइए। बताइए, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल मतलब जानते हैं क्या चीज होता है? हॉर्न माने सिंह। और देखते हो ना कि जितना नागालैंड वाला होगा ना कि वो अपन त्योहार में ना दो ऐसे सिंह लगा के घूरते रहता है। हाँ, ऐसे घूमते रहता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य बताइएगा। कान्हा किसली बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल भीतरकनिका वो उड़ीसा में है, ठीक ना। हाँ, भीतरकनिका उड़ीसा में है। आज गुहार माथा, गाहिर माथा। हाँ बताइए, उड़ीसा में। एक और पूछा है, मोआ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोआ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में कौन कौन सा मनाया जाता है? बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। माँ जूली कहाँ मनाया जाता है उत्सव? माँ जूली कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। क्या चीज बोले? अरे इस बार जारी पढ़े हैं। चवांग फूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। चवांकुट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप मणिपुर में बताइए तो उत्सव आप लोग मणिपुर में कहाँ मना रहे? कौन सी? सही है, बात है। हाँ, चवांकुट मणिपुर में है। चवांकुट कहाँ है? मणिपुर में है। अब बताइएगा, यह ओसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओसांग। ओसांग कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में छोटगर है, यू नहीं पूछेगा। इस बने जो देखिए चाइना वाला नियन लगे ना तो चल जाइएगा वो क्षेत्र में, लोहड़ा के पूर्वोत्तर भारत वाला में। अजीब अजीब होने नामे रहेगा कुल है, ठीक ना। नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग। पहले ये चीज बताइएगा, नैनार और अलवार किस धर्म से संबंधित है? एक कोई बता दीजिए, मन में आवे दिल की बात बता दीजिए। नैनार और अलवार किस धर्म से रिलेटेड है? पहले ये तो बताइए, और बाद में बताइएगा कुछ। कोई उपाय नहीं है। अरे नैनार अलवार पूछ रहे हैं, धर्म से रिलेटेड भी है। किस धर्म से रिलेटेड है? अरे हिंदुए धर्म में है भगवान। हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से नैनार जो है, नैनार मानने वाला होता है ना, वो भगवान शिव को मानता है। कौन भगवान को मानता है? शिव भगवान को। और अलवार जो है ना, भगवान विष्णु को मानते हैं।
विष्णु को मानने वालों को अलवार कहा जाता है। ये कहाँ कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? दक्षिण भारत में कहा जाता है। दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछ देगा तो बनइबे नहीं कीजिएगा। वही से तो बता रहे थे। और इसका जो भजन है ना, नैनार और अरबार के दिव्य प्रबंधन और तेरबरम, ये तेरबरम दक्षिण भारत के भजन है। अब ते भजन में हमारे थोड़े आएगा दक्षिण भारत वाला। दक्षिण भारत में कोई तमिल में, तेलुगु में ईसवन गाता है, कन्नड़ में तो हमारा थोड़ी आएगा। कन्नड़ नहीं, हम हिंदी भाषी है, तो कन्ने आएगा दक्षिण भारत में। लीजिए, अरे 2 बजे तक पढ़िए ना, की दिक्कत है। तमिलनाडु में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं? पहले बताइए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 जून। विश्व धरोहर दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल, सॉरी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना? 4 गो। और टोटल भारत में जानते हैं कितना है विश्व धरोहर स्थल? टोटल 40 गो है। कितना है टोटल? 40वां हिया वाला शामिल किया गया है। कहाँ है बताइए आप ही? ध्यान में नहीं, ध्यान में नहीं, बता दीजिएगा सर्च मार के कमेंट बॉक्स में। बिहार में गौतम बुद्ध वाला स्तूपा है। बिहार में 2 गो है। बिहार में क्या 2 गो है? गौतम बुद्ध का स्तूप है। कोई दिक्कत? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था बताइए तो आप लोग? 1945 ईस्वी में हुआ है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताइए आप लोग? क्या जी बोले? गलती बता रहा था, गलती बता रहा है। हाँ, 40 गो अगब है। बताइए आप लोग। पूरा पढ़िए ना, पूरा पढ़िए ना, पूरा पढ़िएगा ना तो कन्फर्म मालूम हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित भारत का सुपर कंप्यूटर? परम 8000। ढेर टाइम हो गया है। नहीं, टाइम ज़्यादा इसमें ले लिए आप लोग की। ये तो ना आप लोग बोल रहे निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम नेता 2 राष्ट्रों में सिद्धांत दिया था? 2 राष्ट्रों का सिद्धांत 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन कराची में जो हुआ था उसमें बताए थे। नहीं, मुस्लिम लीग के जो 1930 का अधिवेशन हुआ था कराची में, उसमें बताए थे। मोहम्मद इकबाल अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिए थे और 2 राष्ट्र के सिद्धांत में मांग किए थे किसका जानते हैं? कि हमरा एगो पाकिस्तान अलग चाहिए, मुस्लिम का एगो अलग क्षेत्र चाहिए और हिंदू का अलग क्षेत्र चाहिए। तो कौन मांगे थे? मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल कहने गए, मोहम्मद इकबाल आधुनिक भारत के आधुनिक पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है बता दीजिए आप लोग? नथिंग। 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। नहीं, देख लीजिए। अरे मुस्लिम लीग के हम बता रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन के हम बात नहीं कर, मुस्लिम लीग के अधिवेशन। हाँ, यही है, यही। बढ़िया देख लीजिए सर्च मार के। और बता दीजिए आप लोग लियाकत अली के बारे में भी कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं तो रह दीजिए, अब जानवे नहीं करते हैं तो कुल हम ही बता दें। बताइए 1951 में पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में किया गया है। एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और बता दीजिए आप लोग कुछ दिल्ली में किया गया है। और बताइएगा और
फिर वो 2025 में कहाँ किया जाएगा? अभी हुआ ना इसका ये जो होगा एशिया खेल ना 2025 में होगा, वो 2025 में अक्टूबर में होगा। कहाँ किया जाएगा ये बता दीजिए? 2025 में कहाँ किया जाएगा? जापान में। 2026 में कहाँ किया जाएगा? 2026 अभी डेट नहीं दिया। 2024 में कहाँ किया गया था ये बताइए आप लोग? आए 2024 में ब्रिटेन में किया गया था, ये बताइए। फ्रांस के पेरिस में किया गया था। फ्रांस के पेरिस में किया गया था, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो यही पूछेगा आगे जो होने वाला है 2025 में जापान में होगा, और हो गया है जो कहाँ हो गया है जो कैमा हो गया है। हाँ 25 में पूछ सकता है। 2025 में होगा, कैमा संस्करण होगा? 9वां। 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस पेरिस में हुआ। आप सोचिए कि ऐसे काहे हो रहा है? 1951 में स्टार्ट हुआ, तो मन मतंगी कभी मन किया तो करवाएगा, नहीं मन हुआ तो नहीं करवाएगा। कोई दिक्कत? अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बताइए, जहांगीर ने अपने पिता के सुलह कुली नीति का वर्णन किया है। सुलह कुला नीति का वर्णन करते हुए निम्नलिखित में किस प्रथा का उल्लेख किया? बताइए, आप तो इस धर्म से रिलेटेड है ये हैं, तो आप तो बता। तो इसमें कहा था ना कि शिया और सुन्नी जो है, कहा कि वही से समझ, तो पूछ रहा है सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में क्यों मिल सकते हैं कि नहीं? इनके पिता का एगो जो नीति था उसमें कहे थे जहांगीर कि शिया और सुन्नी मिल सकते हैं मस्जिद में कि नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जो अथी इस्लाम धर्म भी जो है दो भागों में बट गया था, एगो शिया और एगो सुन्नी, ठीक ना? ये तो ऐसी से छट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे हिंदू धर्म में भी अलग अलग जाति होता है ना, कि कोई यादव हो गया, कोई भूमिहार हो गया, कोई पंडित हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, तो उसी प्रकार से हुआ। शिया और सुन्नी तो संप्रदाय है अलग अलग, लेकिन उसमें कोई खान आ गए, मोहम्मद आ गए, पठान आ गए, ये तो एगो जाति है। मुस्लिम का एगो ही जाति हुआ, ठीक ना? कोई दिक्कत? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य आए कहाँ? यूपी में एगो है। हाँ, दुधवा यूपी में ही भी है। मध्य प्रदेश में तो बताए थे कान्हा किसली बांधवगढ़, गिर, गुजरात में, बिहार में कैमूर वन्य जीव, गौतम बुद्ध है एगो वन्य जीव अभ्यारण्य है, विक्रमशिला अभ्यारण्य है, ये सब कहाँ है? बिहार में है। कोई दिक्कत नहीं? इतना लिख पाएंगे, थकिए जाएंगे। बताइए, एराम तो कुछ बतवे के नहीं है। अकबर के बारे में पीछे सब कुछ बता दिए हैं कि अकबर कहिया जन्मे, कहिया मरे, अकबर कहिया पद त्याग दिए, ये बता दीजिए। कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध से संबंधित है? गौतम बुद्ध का जन्म कमल और सांड से है, कमल और सांड से है, ठीक ना? अब बता दीजिए, घोड़ा क्या चीज का प्रतीक है? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभीष निष्कर्मण। महाभिनिष्कर्मण मतलब कि घर को त्यागना। बुद्ध घर छोड़े थे ना, तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। और महाभिनिष्कर्मण जो है किसका प्रतीक है? घर छोड़े थे उसका प्रतीक क्या चीज़ है? घोड़ा। और जन्म का प्रतीक क्या चीज़ है? कमल और सांड। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक है। बोधि वृक्ष किसके संबंधित है? ज्ञान प्राप्ति की क्या चीज़ है? बोधि वृक्ष। पहिया किसका प्रतीक है? पहिया धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। किसका है? धर्म चक्र परिवर्तन। सभ्य के याद है तो बताइए तो। मृत्यु का प्रतीक? मृत्यु का क्या चीज है? स्तूप।
अरे ये नहीं पूछा, प्रतीक बौद्ध का जन्म किसको दर्शाता है? कौन चिन्ह है जो ना कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है? तो कमल और स्वर्ण मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। घर त्यागे हम अभी निष्क्रमण किए हैं, उसका क्या त्याग है? घोड़ा है। और एगो एगो बता दीजिए, निर्वाहन लिए थे ना, मरे थे ना, मृत्यु हुआ था उनको, मृत्यु के बताइए उनका प्रतीक। महापरिनिर्वाण के बताइए ना। चप्पल। ऑप्शन से मरा जाएगा। बताइए। अरे आप लोग इतना बोलते हैं ना कि हमरा लगता है कि इतनी दूर के पढ़ा रहे, ऑनलाइन में हम तो कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। बताइए अमित, आप ही बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए जिन्होंने पहली भारत की राष्ट्रपति को पदभार संभाला था। हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला। हाँ 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 हाँ। देखिए, अगर जो भारत में ये नियम है ना कि भारत के अगर जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो भारत की राष्ट्रपति मृत्यु हो जाएगा तो उसके लिए, क्योंकि राष्ट्रपति एक सबसे बड़ा पद है, तो उसका पद के जैसे कि कोई भी पद खाली रहे, तो कोई भी पद खाली रहता है, कोई जैसे कि मुखिया का चुनाव हो गया, चाहे विधायक का चुनाव हो गया, चाहे लोकसभा का चुनाव, अगर जो उसका पद खाली हो जाता है तो कितना दिन में भरे के रहता है? 6 महीना। लेकिन राष्ट्रपति का पद कितना दिन में भरे के रहता है? एक में लिखित नहीं, यथाशीघ्र, जितना जल्द से जल्द हो सके राष्ट्रपति का जो है पद को भरा जाए, ठीक ना। तो इसीलिए जो है बताते हैं, इसीलिए जो है ना राष्ट्रपति अगर जो किसी कारणवश छोड़ देते हैं, राष्ट्रपति कौन कौन कारणवश छोड़ेंगे? या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या तो वो पगला जाएंगे, या तो दत्तकट हो जाएंगे या तो दत्तकट हो जाएंगे, केकरो कुत्ता नियन दांती काट ले बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राष्ट्रपति सबसे, तो स्थिति में उनको पद से त्यागना पड़ेगा। चाहे पता चल गया ना महाभियोग, चाहे पता चल गया कि वो देश के प्रति विरोध का काम कर रहे हैं, देशद्रोही के काम कर रहे हैं, दूसरा देश के सपोर्ट कर रहे हैं, तो महाभियोग जैसे प्रक्रिया आएगी और राष्ट्रपति को वहाँ से पद से हटा दिया जाएगा, 1 महीना के अंदर हटा दिया जाएगा। तो क्या होता है ना इसमें कि अगर जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह तुरंत कौन आ जाते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर जो उपराष्ट्रपति पद को संभाल दिए, चाहे वो मर गए, भूत उद्धार लिया, मर गए, तो अब कौन बनेंगे? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, तो वो बनते हैं। उसके बाद वो पूछिएगा उसके बाद कौन बनेंगे, तो अन्य न्यायाधीश रहेंगे, वो बनेंगे। ओकर बाद कौन बनेंगे? तो ओकर बाद ऐसा होबे नहीं करेगा कि कुल्हे मर जाएंगे, काहे कि अन्य न्यायाधीश 32 गो होते हैं, 32 प्लस 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 32 प्लस 2 होता है। अच्छा ठीक है। तो देखिए, तो की हुआ था ना, जाकिर हुसैन भारत के तीसरा राष्ट्रपति कौन थे बताइए आप लोग? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये जो थे ना 1967 ईस्वी में बने थे, 1967 ईस्वी, और 1969 ईस्वी में ना इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय अच्छा 69 लिख देते हैं, 69 में इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल के थे। वही सोचे ना कि बीबी गिरी कि इनको दिमाग बहुत तेज था कि अगर जो हम उपराष्ट्रपति के पद से त्यागेंगे तो ऑटोमेटिक है कि चुनाव लड़ेंगे और हम जीतिए जाएंगे। तो इन्होंने की काम किया कि इस्तीफा दे दिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से कि अब तो भाई हमरा बनना है। तो अब राष्ट्रपति की पद भी खाली, उपराष्ट्रपति के पद भी खाली। तो उस समय आए थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और भारत के पद को संभाले थे। और 1967 से 69 ईस्वी तक मात्र अभी तक भारत में 1 बार ऐसा हुआ, ठीक ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप लोग बताइए। हाँ बताएं। शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया किस वर्ष भारत की महारानी बनी थी? 1870। देखिए, अब 1857 की क्रांति हुई। 1857 के क्रांति के बाद जो है भारत पर अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार करने के लिए सोचा।
तो फिर तो हुआ से कंट्रोल करने के लिए यहाँ तो यहाँ गवर्नर बना के भेज देगा कि तुम जाओ कंपनी के संभालो, तुम जाओ ये इस चीज़ के संभालो। लेकिन एगो तो हेड होना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, उनके ढेर सारे मंत्रालय होता। तो उसी प्रकार हुआ महारानी को नियुक्त किया गया था कि भारत में जो दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लगा था, हेलो 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें महारानी विक्टोरिया को जो है इंग्लैंड के महारानी घोषित किया गया था शाही दरबार के। तो कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। कोई दिक्कत? ये डीपली पूछेगा ना तब ऐसे पूछ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट आप लोग बता दीजिए, ये वाला बता दीजिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो कब किया गया था बता दीजिए? 1929 ईस्वी में। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। श्री कृष्ण सिंह कौन है बताइए तो आप लोग? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार, बरबीघा के मारू गांव के हैं। और बता दीजिए आप लोग, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार के बोल रहे हैं, स्वतंत्र बिहार के नहीं, बिहार के। सॉरी स्वतंत्र बिहार के बताइए बाद में। जयराम दास दौलत राम। सचिन एक बात आओ, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान। और बता दीजिए एक बात और इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए कि नीतीश कुमार कैमे बार मुख्यमंत्री बने? 9वें बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। शपथ 9 बार ले चुके हैं अभी तक, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाला है। उसके बाद उससे पहले लालू यादव। श्री कृष्ण सिंह दूसरा सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। बताइए आप लोग यहाँ से, गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर के गुजरती है? 12 जिला से होकर गुजरती है। ये बताइए कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? क्या कई गो राज्य से होकर के गुजरते हैं बताइए आप लोग? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरते हैं? चूंकि गंगा नदी तो हिमालय से निकलते हैं, और हिमालय से निकलना के हेलो अभी 8-9 क्वेश्चन है। हिमालय से निकल के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। तो आप बताइए कि कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती है? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के मात्र एक गो जिला में गंगा नदी बहता, साहेबगंज, झारखंड। झारखंड के बाद कहाँ? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। तो अब बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन कहाँ से गुजरती है? सबसे ज़्यादा यूपी से। यूपी में 28 जिला से होकर के गुजरती है, 28 जिला से यूपी से होकर के गुजरती है। और बिहार में 12 जिला से होकर के गुजरती है। बिहार में कितना जिला से होकर गुजरती है? गंगा नदी की टोटल लंबाई आप लोग बता दीजिए। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई का। कब? अब एक चीज़ आप लोग बताइएगा, बड़ी बढ़िया चीज़ पूछे वाला है कि गंगा नदी तो ऊपर से जब हिमालय के पहाड़ से आते हैं तो गंगा नदी के नाम से आते नहीं हैं। आते हैं कौन नाम से? तो आते हैं भागीरथी के। भागीरथी इधर से आती है भागीरथी, और इधर से आती है अलकनंदा। अलकनंदा मिल जाती है, और हिया के बाद ये जो है गंगा नदी बनती है। कौन? गंगा नदी। तो ये जो मिलती है वह कौन प्रयाग है? यह देव प्रयाग है। कौन प्रयाग है? देव प्रयाग, देव प्रयाग। और इधर कौन कौन आता है? भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। आई कौन है? अलकनंदा, अलकनंदा। गाना नहीं सुने हैं? देख जरा बाहुबली में है तेरे चरणों में भागीरथी करके गाना कुछ है ना? नहीं है ये बाहुबली मूवी में गाना है कि नहीं? हाँ है ये। तो उसमें तो ई वाला गनमा चलबे करता है, कोई दिक्कत। अब बताइए बिहार के कहाँ जो है सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है? चौसा में, बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में। कोई दिक्कत?
और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। 40 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जे हिमायू लड़ रहा था, ठीक ना। और कोई दिक्कत और इसमें कुछ नहीं, अभी इतना बहुत है। बताइए आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? हेलो हेलो, बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? इसमें से तो दुइये वो थे, एगो थे उपेंद्र नारायण झा आजाद, एगो प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी बिहारे से थे, ये जो थे बिहार। हाँ हाँ, सुसाइड कर लिए थे डर से। हाँ हाँ हाँ, तो वही सुसाइड हो गए थे, ठीक ना। नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग, ये वाला लगता है दिए है ना। हाँ, पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। कौन अध्यक्ष थे? और उपाध्यक्ष कौन थे? श्री सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सचिव कोई नहीं थे। बताइए, 38वें राष्ट्रीय खेल बिहार में कितना पदक जीता है? 12 सही है। ये अंदाजो मारते हैं तो सही होता है। कई गो जीता है? जेरा में एगो स्वर्ण पदक है, एक स्वर्ण पदक है, एगो स्वर्ण पदक। हाँ, बाकी सब कांस्य पदक है। अब एक चीज़ और बताइएगा, ये जो 38वां जो है खेल, 38वां खेल जो है वो 38वां राष्ट्रीय खेल है, ये कहाँ हुआ था बताइएगा? कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड में हुआ था। क्या चीज बोले? 38वां नहीं है क्या? 38 पूछा है तो 37 पूछेगा, एगो 39 पूछेगा। नहीं पूछेगा, काहे नहीं पूछेगा जो बता देते। काहे कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है ये 2025 में हुआ है। बताइए, 37वां का, अच्छा 36वां आप बता दीजिए। 37वां कहाँ हुआ है? एगो बता दीजिएगा 39वां कहाँ होगा? 39वां कहाँ होगा बता दीजिए आप लोग। ये तो 2024 में हुआ है, ये 2025 में हुआ है, ये 2026 में होगा। तो ये जो हुआ है 37वां 2024 में कहाँ होगा ये बताइए। आप तो पहला उत्तराखंड बता दिए थे, आप बता दीजिए। 37वां हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? उत्तराखंड तो 38वां हुआ है सर। 37वां गोवा। 37वां कहाँ हुआ है? गोवा। और 39वां कहाँ होगा? मेघालय। कहाँ होगा? मेघालय। 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार कई गो पदक जीता है? तो 12 गो पदक जीता है। और अगर जो पूछेगा तब बता रहे कि कहाँ हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल, तो उत्तराखंड में हुआ था। 37वां कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। 39वां कहाँ होगा 2026 में? मेघालय में होगा। ये जैसे टपकता है क्वेश्चन, ठीक ना, इसीलिए बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछवे करता है, तो कौन मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। ठीक, ढेर टाइम हो गया, आप लोग समय बहुत ज़्यादा। एक बता दीजिए, ये तो बता दीजिएगा, कोई भी ऐसे हूँ बता दीजिए। बाप, 1.5 घंटा क्लास हो गया। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों को बेअसर करके दांत को क्षय दूर से भगाता? डॉक्टर बताइए। अरे टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे। देखिए हमारे पास जो है डॉक्टर भी बैठल है जो, ठीक ना, दंत डेंटिस्ट एजे पर ही है। बताइए डॉक्टर साहब,
निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। पारा जो है कमरे के तापमान पर पिघल जाता है, बाकी सब नहीं पिघलता है, बाकी सब ठोस है, कोई दिक्कत। लोहा के बताइएगा, बताइए पारा के परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया। लोहा के परमाणु संख्या बताइए ना, लोहा के परमाणु संख्या 26। अच्छा, पर दोगुना करके दीजिए। और बताइए एल्युमिनियम का, तांबा के बता दीजिए, कॉपर बताइए जल्दी। 29। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी कई क्वेश्चन बचल हैं, चलिए इसके बाद एगो लास्ट है। बताइए हवा से पानी में गुजरने वाली प्रकाश की किरण कैसी होती है? हवा से, देखिए सबसे पहले यहाँ हम अब आपको बता देते हैं। ई मान लिया सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ई का क्या चीज़ है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम में क्या चीज़? हवा रहता है। हवा से सघन क्या चीज़ हो गया? पानी हो गया। पानी से सघन क्या चीज़ हो जाता है? कांच हो जाता है। तो इसी प्रकार जब यहाँ से सूर्य के किरण, एक मिनट सुनिए ना, ये वाला क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जब सूर्य के किरण हम लोग प्रवेश करवाते हैं, तिरछी रेखा सूर्य की किरण यहाँ प्रवेश करवाएं, यानी विरल माध्यम से क्या चीज? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब सूर्य के प्रकाश बीचे में रहता है, इसको क्या चीज हम लोग कहते हैं? अभिलंब। क्या चीज कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या चीज कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। तो जब यहाँ से सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से क्या चीज? सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो ये जानते हैं क्या चीज? ऐसे मुड़ जाती है। क्या? अभिलंब के ओर मुड़ जाती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि गिलास है, गिलास में गिलास के पानी में अगर जो एगो कलम चाहे डंटा डालते हैं तब मुड़ा हुआ प्रतीक होता। कैसे मुड़ा हुआ प्रतीक रहता है? ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाके हल्का टेढ़ा प्रतीत होता है। तो यानी बीच में जो बीच एगो रेखा खींच देंगे उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब फिर यहाँ अब देखिए, अब यहाँ से सघन माध्यम, एक मिनट सुनिए ना, हेलो एक मिनट इधर से। अब फिर क्या चीज है? सघन माध्यम। अब सघन माध्यम है, बीच में क्या चीज है? अभिलंब है। और सघन माध्यम से फिर आ गया विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? तो ये फिर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, यानी अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से कैसे भागेगा? दूर भागेगा। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर जो हम प्रकाश के किरणें अभिलंब के ओर सीधा अगर जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारते हैं तो कैसा होगा? तो बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाएगा। तिरछा मारते हैं तो मुड़ा हुआ नजर आता है, यानी इस विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या चीज? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो सघन क्या चीज? अभिलंब से दूर भागेगा। और अगर जो सीधे प्रकाश के किरण अगर जो सामने ऐसा करके गिराएंगे तो क्या चीज? कन्हूनी मुड़ेगा, अभिलंब की ओर सोझे निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यह देखिए, तो कहाँ जाएगा? अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ताली नहीं बजाइए, ठीक ना? कोई दिक्कत? क्लास खत्म हो गया है। क्या जी? बहुत भीड़ है क्लास में, भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब कल हम लोग मिलते हैं। इसको देखिए, जितना भी हमें पढ़ाते हैं ना, उसको एक के बाद 10 क्लास मात्र लेवे करेंगे। उसमें साइंस भी शामिल होगा, मैथ का एगो स्पेशल कहिएगा तो ले भी लेंगे मैथ का स्पेशल। तो इसमें साइंस भी शामिल होगा और जीके जीएस भी शामिल होगा, क्योंकि जीके जीएस का बजट ज़्यादा रहता है। और हिंदी बिल्कुल नहीं हम पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक ना? यूट्यूब चैनल के नाम रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर है, इतना दिन आप जान रहे। और जो यूट्यूब पर रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर है, और बता देते हैं चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन के दबा दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।